नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो नए डेवलपमेंट जो ख़ास तौर से गाज़ा या हिज़्बुल्लाह के साथ लेबनान में हो रहा है, उसका क्या असर पड़ रहा है। जो सबसे बड़ा असर एक नज़र आ रहा है वो ये हो रहा है कि अरब अवेकनिंग, एक अरबों में एक नई जागरूकता आई है और उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि वो बहुत पिछड़ गए। और वो उनको इस बात का भी एहसास है कि वो बिल्कुल बेबस हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। और उनको ये लग रहा है कि ये जो है जो कुछ भी हुआ वहाँ के अंदर, गाज़ा के अंदर ख़ास तौर से जो हुआ है उसमें, जिसके अंदर एक तरफ तो गाज़ा के लोगों ने, ख़ास तौर से हमास ने जो अटैक किया उसमें 1200 लोगों की हत्याएं हुई, इजरायलियों की ज़्यादातर इनोसेंट थे। फिर उसके अलावा ये था कि वो बंदी भी बना लाए, लेकिन उसके जवाब में इजराइल ने जिस तरीके से डील किया, जिसमें 43,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मरने वालों में बड़ी संख्या औरतें और बच्चों की है। फिर यही नहीं, तो उसके अलावा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो भी उनके इंस्टीट्यूशंस थे, यही नहीं बल्कि उनके जो अस्पताल और धार्मिक स्थल, मस्जिदें, चर्चेस वहाँ पे थे, बड़े पुराने चर्च थे और पुरानी मस्जिदें थी वहाँ पे, सबको इन्हीं ने ध्वस्त कर दिया। रिहायशी बस्तियां खत्म हो गई और गाजा जो है वो अनलिवेबल हो गया। गौरतलब बात यह है कि इसके चलते हुए अरबों के अंदर ये एक नई जागरूकता और अवेकनिंग आई कि भाई ये क्या हो रहा है। अरब्स आर बेसिकली वन। इनकी मैं पहले भी बता चुका हूँ, इनका धर्म एक है, इनकी लैंग्वेज एक है, इनका कल्चर एक है, इनकी भाषा एक है और अधिकतर लोग एक ही धर्म के मानने वाले भी हैं। तो इस तरह से इनकी बड़ी यूनिटी है। ये इस तरह से डिवाइडेड नहीं थे। ये तो अंग्रेजों ने जो है वीजा पासपोर्ट के जरिए इनको और नए जिस तरीके से डिवाइड करके नए नए छोटे छोटे देश बना के इनको डिवाइड कर दिया। उससे पहले तो सब मूवमेंट था, एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाते थे, ट्राइब सेटल हो जाते थे, यहाँ के वहाँ, वहाँ के यहाँ, वो चल रहा था, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस सिस्टम से। लेकिन अब एक नया आया, अब जब कंट्री बनी है तो नेशनलिज्म भी एक वो है, तो वो अरब नेशनलिज्म थी जो खत्म हो गई इसराइल के अटैक के बाद। 1967 की वार में बड़ा धक्का लगा। इजिप्ट, सीरिया के अंदर, या जॉर्डन बाद में 73 में भी वार हुई, इसमें अरब अपनी ज़मीनों को वापस नहीं ले पाए जो 67 में इसराइल ने जिन पे कब्जा किया था। तो इस तरीके से जो उनको शॉक था, ये डिफीट, सेंस ऑफ डिफीट था, और ये उनके दिमाग में बैठ गया था अरबों के कि इजराइल बहुत स्ट्रांग है, उसको नहीं हराया जा सकता। लेकिन गाजा के इस ऑपरेशन ने, और फिर बाद में उनके समर्थन में जिस तरीके से हूती रेबल्स या इराकी मलेशिया या हिजबुल्लाह सामने आए, तो इनको लगा कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो लड़ ही नहीं सकते, हमारे पास सेना तक अच्छी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। और जिनके पास थी, या तो वो देश खत्म हो गए, इंटरनल क्राइसिस में फंसे हुए हैं, सीरिया, इराक भी खत्म हो गया। ये दो बड़े देश थे जिनकी फाइटिंग फोर्स थी। इजिप्ट ने सरेंडर कर दिया। जॉर्डन एक बड़ा अच्छा देश है, उसकी भी फौज अच्छी होती थी, उसने भी सरेंडर कर दिया। तो ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, और ये हुआ कि इजराइल को हराया जा सकता है, जिसमें मैंने पहले भी बताया। और ये था कि एक दूसरी तरफ उनको ये लगा कि ईरान बहुत आगे निकल गया, एक बड़ी पावर बन गया, और उसका उसने एक जाल भी फैला रखा है, जिसको कि वो रेसिस्टेंस फोर्स कहते हैं। वो रेसिस्टेंस फोर्स जिस तरीके से लड़ रहा है इजराइल के साथ, समस्या अरबों की है और ईरान लड़ रहा है पर्शियन, जिससे उनको सबसे ज्यादा नफरत बताई गई थी और वो करते भी थे। तो ये उनको लगा कि ये सारी चीजें जो है, ये जो पावरलेस हो गए हैं हम लोग, उसको अब कैसे खत्म किया जाए। तो उसके चलते हुए ये हुआ कि इनके वहां पे दोबारा से नेशनलिज्म जागी कि हमें यूनाइट होना चाहिए और हमें वो होना, ये एक आइडिया एक दिमाग में आया। और ये इतना स्ट्रांग आया कि तमाम अरब देश में, मोरक्को से लेके सऊदी अरेबिया तक, यमन तक, सब इस बात को मानने लगे। और यूथ जो था खास तौर से, और जनता भी वहां की, वो एंटी इजराइल और उसमें एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट भी बन गए। इनको दूसरी तरफ एक शौक और भी लगा, वो ये था कि
अभी तक तो ये डिवाइड जो थे, इनको भरोसा था हमेशा अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका इनको सिक्योरिटी भी देता था, चाहे इजिप्ट हो या जॉर्डन हो या खाड़ी के सभी देशों का वो प्रोटेक्टर था। सेना उनको सपोर्ट करता था, वो उनकी इनके यहाँ सैनिक जितने भी थे, सेना जो थी वो फाइटिंग फोर्स नहीं थी, लड़ने वाली नहीं बना पाए थे अच्छी, बिकॉज अमेरिकन ही उनको सुरक्षा या सिक्योरिटी प्रदान करते थे, और कुवैत में किया भी उन्हीं ने। लेकिन ये कि अब जिस तरीके से हुआ, खुल के अमेरिका ने जो साथ दिया इजराइल का, और इजराइल के इस पूरे उसमें लगा कि ये तो कंप्लेसेंट है, ये तो जो हो रहा है गाजा में वो अमेरिका इजराइल के साथ मिलके, और सारे पश्चिमी देश भी इजराइल के साथ जुड़े हुए हैं, और हमास की लड़ाई या ये इन ईरान और इन हुती बाकी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो लड़ रहे हैं, ये सब की लड़ाई जो है वो एक तरफ अमेरिका है, इजराइल है, और पश्चिमी सारे देश हैं, अनइक्वल लड़ाई, लेकिन उसके बाद भी लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें उनके बहुत उनको इफेक्ट किया, और उनको ये हुआ कि भाई हमें दोबारा से जब तक यूनाइट नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और लेकिन हालांकि इस चीज का ख्याल पहले सऊदी अरेबिया को हो गया था। सऊदी अरेबिया को उस समय हो गया जिस समय हूतियों ने जो था सऊदी अरेबिया के अंदर उनकी जो एक बड़ी रिफाइनरी और ऑयल इंस्टॉलेशन था उसको ध्वस्त कर दिया, और अमेरिका ने उनकी कोई मदद नहीं की। तब उनको एहसास हुआ कि अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात ये भी थी कि वो ईरान से उनकी दुश्मनी थी, और वो ये सोच रहे थे कि अमेरिकन युद्ध लड़के ईरान को कर देंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ओबामा जी ने तो पीस टॉक्स का डील कर ली उनके साथ, और फिर उसके अलावा बाद में ट्रम्प ने विड्रॉ तो किया, सैंक्शंस लगाए, लेकिन ईरान बहुत आगे निकलता चला गया सैंक्शंस के बावजूद। तो इन लोगों ने सोचा, फीलिंग सऊदी अरेबिया के जनरल रूलिंग एलीट में ये हुआ कि भाई ईरान से बजाय लड़ने के दोस्ती होनी चाहिए और अमन शांति पूरे क्षेत्र में होना चाहिए। दो वजह, एक तो ये उनको लगा, दूसरे अरबों को ये लगा कि हम बहुत डिवाइडेड हैं, और डिवीजन दो किस्म का उनके अंदर है। एक तो स्पिरिचुअल डिवीजन यानी धार्मिक, यानी विद इन सुन्नी इस्लाम। एक तरफ तो ये था कि वो जो एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज थी वो जो थी उनकी लड़ाई दूसरे सुन्नी सेक्ट्स जो थे या स्कूल ऑफ थॉट थे उनसे लड़ाई चल रही थी, और दूसरी तरफ ये था कि शिया सुन्नी भी डिवाइड था। तो पूरा फ्रैक्चर हो गया थी ये सोसाइटी, अरब सोसाइटी। और ये भी हुआ कि ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स बने थे बनाने में, इसमें भी अमेरिका की मदद इन्हीं देशों ने की थी। अरब के तेल प्रोड्यूसिंग, ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज ने मदद की थी, उससे बने थे। सोवियत यूनियन को तो हराया, लेकिन अमेरिका और स्ट्रांग हो गया, और अमेरिका ने अरबों का साथ दिया नहीं जब जरूरत पड़ी। और ये जितने मिलिटेंट ग्रुप थे इनको ये एहसास हुआ कि ये तो मिलिटेंट ग्रुप और काउंटर प्रोडक्टिव हो गए, सीरिया को भी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, और इराक में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी उसको भी नहीं चलने दिया। और उसके अलावा ये भी है कि इनकी वजह से कोई फायदा मुस्लिम देशों को नहीं हुआ। जिस तरह की हुकूमतें इन्हीं ने बनाई या खिलाफत का नाम लिया, वो एक बहुत ही रिप्रेसिव जो ऑलरेडी रिजीम्स हैं उनसे भी बदतर, और जहाँ पे कोई किसी किस्म का ह्यूमन राइट्स, किसी किस्म की कोई फ्रीडम कुछ नाम की चीज ही नहीं थी, कोई रोल ही नहीं था किसी का जिसमें तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी जो थी वो ये थी कि मुसलमानों को पीछे ले जाने वाली, और वैसी हुकूमत बनाएंगे जिसमें के जैसे कि इस्लाम के शुरू पीरियड में थे तभी साल्वेशन होगा, जैसा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में बनाई और दाइश ने इराक और सीरिया में खिलाफत इस्टेब्लिश करके बनाई। तो ये सारी चीजें जो थी ने उसका बहुत बड़ा एक शॉक लगा है। अब ये है कि जो सऊदी अरेबिया ने इनिशिएटिव शुरू किया कि भाई पीस होनी चाहिए, उन्हीं ने कतर से और ईरान से और तमाम देशों से की, और फिर ये हुआ कि डेवलपमेंट एजेंडा हमको लगाना चाहिए। जैसे कि अगर ये नहीं होता तो डर इस बात का था कि कहीं क्यास है अनार्की ना फैल जाए उस पूरे क्षेत्र में, उससे बचने का भी यही एक तरीका था। तो सऊदी अरेबिया ने अपने मिशन को तेज किया,
इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, जिन सब चीज़ों के बारे में मैंने अभी कुछ ही समय पहले एक सऊदी अरेबिया पे अलग से बनाया था डेवलपमेंट, ये सबकी नीड बन गई कि हमको करना पड़ेगा और हमको यूनिटी और अपनी एक सेना और मिलके बनाए। जो सऊदी अरेबिया ने तो बनाई थी पहले, मगर उसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं था, रियल होना चाहिए अपनी। और फिर ये भी था कि इजिप्ट में भी इस बात की एहसास आ गया है। इजिप्ट को भी लगा कि अगर नहीं करेंगे, अमेरिका से डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, तो अंदर दोबारा से अरब स्प्रिंग वाली सिचुएशन पैदा हो सकती है, बहुत खतरनाक होगी सिचुएशन। उन्हीं ने भी अब चाइना से अपने रिश्ते और ब्रिक्स में अपनी मेंबरशिप ली है और अपनी को दूरी बना रहे हैं अमेरिका से। ये लोग अमेरिका के खिलाफ नहीं, ना सऊदी अरेबिया खिलाफ है, ना इजिप्ट खिलाफ है, ना जॉर्डन, कोई खिलाफ नहीं है। मगर ये कि उनके साथ रिश्ते बनाए रखने के साथ साथ ये लोग चाहते ये हैं कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रहे, उन पे निर्भरता कम करनी चाहिए, निर्भरता नहीं होनी चाहिए, ये इनका बेसिक है। अब क्या होगा, कितनी कमी, ये तो इसलिए कि ये एक तो लंबा प्रोसेस है। ईरान का जो डेवलपमेंट में पूरे 10-15 साल खास तौर से लगे, स्पेशली ईरान को डेवलप करने में, और वो उन्हीं ने ऑयल फॉर सिक्योरिटी, ऑयल फॉर डेवलपमेंट, ये सब जो एजेंडा अडॉप्ट किया, उसके तहत उन्हीं ने अपने को डेवलप किया। और दूसरी बात ये भी है कि ये यूनिटी जो अगर आती है इस तरह की अरब यूनिटी जिसकी बात की जा रही है, नेशनलिज्म, तो फिर ये उससे जो है बहुत से चीज़ें, बहुत से मसले आपस के इनके हल हो जाएंगे, जिसके लिए ये डिपेंडेंट थे। अब तक ये सोच रहे थे कि अमेरिकन जो हैं वो फ़िलिस्तीन के मसले को हल करा देंगे, अमेरिकन जो हैं दूसरी जगह यमन के मसले को हल करा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहाँ जहाँ क्राइसिस आई, अमेरिका ने किसी भी मसले को हल नहीं करने की, उनकी पॉलिसी नहीं रही, मुझे लगता है ऐसे। बात ही उन्हीं ने की, लेकिन कोई अमल नहीं किया उसके ऊपर, और जब प्रेशर आया तो अमल कर लिया। और ये भी लगा इन लोगों को कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, जिसमें वो पिछड़ जाएंगे अगर उसमें इन लोगों की बात नहीं आएंगी। तो अगर ऐसा होता है तो फिर इनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग कैपेसिटी हो जाएगी, इसलिए कि छोटे छोटे देश हैं, ये सिर्फ मिल ही के तरक्की कर सकते हैं, और इनके पास तेल है, गैस है, पैसा है, रिसोर्सेज हैं, मैन पावर है, सब कुछ इनके पास है। अगर उसका सही इस्तेमाल होगा तो ये एक बड़ा क्षेत्र ये भी बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है एक तो रिलीजियस यूनिटी होना चाहिए, और दूसरी ये है कि इनके जो आपस के डिफरेंसेस हैं अरबों के अंदर के, वो भी दूर होने बहुत ज़रूरी हैं। ये अवेकनिंग तो ज़रूर आ गई, अब इसमें अमल होने में कितना समय लगेगा, इसलिए कि इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है अमेरिका के ऊपर और पश्चिमी देशों के ऊपर। उन देशों पे है जो कि घनिष्ठ मित्र हैं इसराइल के, जो हर मसले पे इसराइल की मदद करते हैं। अमेरिका अरब की मदद, इनकी मदद नहीं करता अरबों की। ये जो है उससे डिस्टेंस बनाना ये कोई आसान काम नहीं होगा, इसलिए कि इतनी ज़्यादा हर चीज़ पे निर्भरता उन पे है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन शुरू हुआ है। अब देखना ये है कि कितना ये मिलिटेंट इस्लाम को रोकने में कामयाब होते हैं और कितना ये अपने को डेवलपमेंट एजेंडा जो है उसको आगे बढ़ाने में आगे बढ़ते हैं। अगर ये बनते हैं तो एक बहुत प्रोडक्टिव फोर्स बन के आ जाएगी, जो ग्लोबल साउथ में जिसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी होगा। इसलिए कि हम देख रहे हैं पिछले 100-150 साल से मुसलमानों का कोई साइंस, टेक्नोलॉजी या आर्ट्स में या म्यूजिक में या जो कुछ था स्पोर्ट्स वगैरह में, उस सब में पिछड़ गए हैं ये लोग। जो कुछ जो बड़े लोग निकले हैं वो इंडिविजुअल हैं, क्योंकि पश्चिमी देश में जाके पढ़ा है, या बाज़े एक्सेप्शन हैं, बहुत इंटेलिजेंट थे, बाद में यूरोप में चले गए या कहीं से उन्हीं ने नॉलेज गेन कर ली। अदरवाइज जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत मिनिमम नजर आता है, जबकि सबसे ज्यादा तेल और दौलत और मिनरल्स और रिसोर्सेज इस क्षेत्र में पाए जाते थे। लेकिन उसका फायदा जो हुआ है वो ताकतवर देशों को हुआ है, पश्चिमी देशों को हुआ है, अरबों को कम हुआ है। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए, अपने मित्रों में और जानने वाले ग्रुप्स में डालिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।